अपवर्तन समझ में आ गया था, है ना? अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है ना? प्रकाश की किरण के अपने वास्तविक मार्ग से विचलन होने की यह घटना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने उस दिन देख लिया था लास्ट क्लास में, है ना? आज देख लेते हैं अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का कारण मैंने शायद बताए थे, है ना? क्या बताए थे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है, यानी चाल जो होती है वो या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। ठीक, जिस कारण वह अपने मार्ग से विचलित होती है, जिस कारण में अपवर्तन घटना का आभास होता है या अपवर्तन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगला देखना है आपको प्रकाश के अपवर्तन कुछ व्यवहारिक उदाहरण। व्यवहारिक उदाहरण में क्या है? देखते होगे अक्सर आप कांच का गिलास जो है ना उसमें पेंसिल डालो, है ना? अगर ये आपका गिलास है, ठीक है, यहां से अगर पेंसिल डाल रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद देखते हो कि या तो पेंसिल कुछ ऐसी दिखाई देती है ना? या तो जो है फिर पेंसिल जो होगी आपकी कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो मुड़ा हुआ लगता है आपको, ये प्रकाश के अपवर्तन का है। इधर अपवर्तन के कारण होता है जब आपको ये मुड़ा हुआ आभास होता है। क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? और दूसरा आप देख सकते हो, सड़कों पर देखते हो कि ये घटना क्या कहते हैं? अक्सर गर्मी के दिनों में निकलो तो लगता है आगे रोड पे पानी भरा है, लेकिन भरा नहीं होता, है ना? ये सारी घटनाएं किसके हैं? प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन में इतनी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है ना? अगला आता है बेटा कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ठीक है, ध्यान देना, कांच के आयताकार उससे अपवर्तन लो चाहे जिससे करो, सबका जो है मीनिंग एक ही है, सबका अर्थ हमको एक ही जैसा पढ़ना है, कोई अंतर नहीं है। कांच के टुकड़े से पढ़ो, चाहे पानी में से पढ़ो, चाहे घास पढ़ो, ठीक है, घटना पूरी एक ही घटनाक्रम है। फोन आ रहा है? चलो, तो इतनी चीजें क्लियर है बेटा? अब देखते हैं कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये रहा कांच का आयताकार स्लैब। ठीक है बेटा, क्लियर? आपको पता है प्रकाश किरण यदि आ रही है, ठीक है, तो जिस बिंदु पर गिरेगी उसको क्या कहेंगे बेटा? आपतन बिंदु। उस बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ये जो लंब हमने खींचा है इसको बोलेंगे हम लोग अभिलंब। ठीक, ये क्या है आपकी? आपतित किरण। ठीक है, और ये कोण क्या है आपका? आई, आपतन कोण। ठीक है, आपको पता है इसका वास्तविक मार्ग ये रहा। ठीक है, लेकिन चूंकि वायु से जो है कहाँ जा रही प्रकाश किरण? कांच में जा रही है। तो ये बताओ वायु में चलना आसान है या कांच में चलना आसान है? वायु में चलना आसान है, मतलब वायु में स्पीड ज्यादा होगी और कांच में स्पीड कम होगी प्रकाश की, है ना? तो जिस चीज की स्पीड ज्यादा होती है जहां पर, वहां पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर रहती है, जहां पर स्पीड कम रहती वहां अभिलंब के नजदीक आ जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये विरल से सघन में जा रही है, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्लियर? ये वाली कौन सी प्रकाश किरण है बेटा? ये है आपकी अपवर्तित किरण। क्लियर है नहीं? क्लियर इतनी बात? अब ध्यान से देखो, जैसे ही इसको हम इसके पार कराएंगे, यानी अभिलंब से दूर हटाएंगे, मतलब अगर यहाँ पर भाई गिर रही, ध्यान से देखो, तो भाई ये है आपकी अपवर्तित किरण। ठीक है, अब ये जिस बिंदु पर गिर रही यहाँ पर भी तो एक अभिलंब बनेगा। वास्तविक मार्ग क्या था इसका? ये रहा प्रकाश किरण का, लेकिन क्या होगा? अभिलंब से ये दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि कांच से वायु में जा रही है, कांच में चलना मुश्किल है और वायु में चलना आसान है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
जहां पर इसकी चाल ज्यादा होगी वहां पर ये क्या हो गया, विलंब से दूर। तो कांच में तो इसकी स्पीड कम होगी, चाल कम होगी, वायु में इसकी चाल ज्यादा होगी, यानी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब वायु में या विलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण क्या करेंगे, कुछ ऐसी चली जाएगी। ठीक, अच्छा ध्यान से देखो, इस लाइन को देखो, ठीक है, इस लाइन को देखो, दोनों निर्गत किरणें क्या है, एक दूसरे की समांतर है नहीं, यानी जो पहली किरण आ रही थी वास्तविक किरण, उसका मार्ग ये रहा और विचलित किरण का मार्ग ये रहा, और दोनों ही किरणों के जो मार्ग है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको पता है ये वाली किरण, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये क्या है आपका अपवर्तन कोण है ना, ये क्या है आपका, ये भाई अपवर्तन कोण। अच्छा, यहाँ पर देखो एक अभिलंब तो हमने यहाँ पर भी खींचा है, ये वाला कोण R इसके बराबर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो इस किरण को अगर हम आपतित किरण मान रहे, तो ये आपका क्या कहा जाएगा बेटा, आपतन कोण है ना, आपतन कोण कहा जाएगा ना। और ये वाला जो कोण बनेगा इसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग, इसको बोल देंगे बेटा हम लोग निर्गत कोण। कौन सा, निर्गत कोण। ठीक है, और ये किरण कौन सी बेटा, ये है आपकी निर्गत किरण, क्योंकि ये बाहर निकल रही है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, पक्का आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो हमें ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है, ये क्या होगा, अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो वास्तविक किरण से कितना विचलन है, वास्तविक किरण से कुछ इतना विचलन है या नहीं, ये है नहीं, पक्का है, कोई दिक्कत है, क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, इस वास्तविक किरण का जो ये मार्ग है, ये क्या है, मार्ग, वास्तविक किरण मार्ग, ठीक है, इस वास्तविक किरण मार्ग और इस निर्गत किरण के बीच की कुछ ना कुछ दूरी हुई या नहीं, वो बात अलग है। ये भाई आना इसको इस रास्ते पर था, लेकिन ये 3-4 बार टकरा टुकरा के अपवर्तित होकर के ये इसके समांतर हो गई है ना, लेकिन समांतर तो हो गई है, बट ये उसको एग्जैक्ट उसी रास्ते पर नहीं आई है ना। मतलब जैसे अगर आप ध्यान से देखे हो किसी को नदी पार करते हुए, है ना, तो आदमी यहाँ से जाता है, सोचता है यहाँ निकलेंगे, लेकिन ये जाता है जाता है जाता है, यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से जाएगा, उसके बाद फिर ये इधर जाकर के निकलेगा, होता है नहीं होता, दूसरी तरफ पहुंचा तो है, लेकिन यहाँ और वहां के बीच में कुछ ना कुछ दूरी आ गई है, जहां पर टारगेट करके घुसा था कि भाई इधर से जाएंगे सीधे यहाँ पर निकलेंगे, है ना, उस जगह ना पहुंच के थोड़ा विचलित होकर के थोड़ा दूरी पर निकला है, तो दोनों बिंदुओं के बीच में कोई ना कोई दूरी होगी या नहीं। तो ठीक उसी तरीके से निर्गत किरण और वास्तविक मार्ग में देखो कितना विचलन आया है, मान लेते हैं इसको कुछ ना कुछ x करके विचलन आया है ना, ये वास्तविक मार्ग और निर्गत किरण, इनके बीच में जो विचलन आया है, जो दूरी आई है, ठीक, इस लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं बेटा पार्श्व विस्थापन। क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व विस्थापन। ठीक है, निर्गत किरण और वास्तविक किरण मार्ग, किरण के मार्ग के बीच में जो लंबवत दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन, या तो हम ये कह सकते हैं वास्तविक किरण मार्ग, या कह सकते हैं आपतित किरण। ठीक है, कौन सी किरण, आपतित किरण वास्तविक मार्ग। ठीक है, आपतित किरण का जो वास्तविक मार्ग है उसमें ध्यान से देखोगे तो उसमें निर्गत किरण के बीच में जो लंबवत दूरी होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, पार्श्व विस्थापन कहेंगे। ठीक है ना, ये आपतित किरण है, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो यही यहाँ पर आएगी, है ना। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो लंबवत दूरी आई है उसी को कहते हैं पार्श्व विस्थापन। इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का। अच्छा, अब यहीं से हमारे पास एक नई चीज आ जाती है, ध्यान देना, एक फॉर्मूला और रेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम इसको भाई I1 नाम दे दें और इसको नाम दे देते हैं बेटा I2, इसको R1 और R2, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, जो I1 साइन I1 है ना, साइन
R1, ठीक है, और साइन I2 अपॉन साइन R2, है ना, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। क्योंकि भाई आप ध्यान से देखो तो R1 होगा R2 के बराबर और I1 होगा बेटा I2 के बराबर। क्लियर है नहीं? रीजन क्या है, यहाँ पर कोड आई बन रहा है आपका। क्लियर। और ये दोनों मान लेते भाई स्लैब का टुकड़ा, अगर कांच का टुकड़ा काटेंगे, कोई पत्ती हम काटते हैं, दोनों टुकड़े दोनों साइड से बराबर काटे जाते हैं ना, है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाली सतह और ये वाली सतह क्या है आपकी, दोनों ही एक दूसरे के समांतर है, ठीक। मतलब इनके बीच की हर जगह दूरी बराबर है, ठीक। तो अब देखो, अगर यहाँ पर एक अभिलंब खींचा गया और इस तरीके से कोई एक रेखा हम खींच दे रहे हैं, ठीक है, तिरछी। आपने पढ़ रखा है दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई भी तिर्यक रेखा आती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब ये तिर्यक रेखा चाहे दो ठो हो, एक ठो, है ना, या फिर कह लो कि दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखाएं एकांतर कोण बराबर बनाती हैं, ये हम कह सकते हैं। पर हमें ये भी पता है अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक भुजा पर लंब खींचा जाए तो वह लंब दूसरी भुजा पर भी लंब ही रहेगा, ठीक है, लंब का ही काम करेगा। उसी तरीके यहाँ से करने तब भी रहेगा लंब का काम, है ना। अब इस बीच में जो भी बेटा तिर्यक रेखा आपकी आगे काटेगी तो जितना कोण ये बनाएगा उतना ही कोण ये बनाएगा। रीजन क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए दो लंब परस्पर समांतर होते हैं, यही दो ये समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों लंब क्या है, एक दूसरे के समांतर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही रेखाओं पर लंब होंगे, ठीक है। रेखांतर कोण वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो यहाँ से R1 R2 बराबर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो कंफ्यूजन नहीं है। उसी तरीके से देखो कोण I और I2 भी बराबर रहेंगे। रीजन क्या है कि भाई यहाँ पर भी तो देखो दो समांतर रेखाएं आ रही हैं, है ना। अगर ये अंदर वाले कोण बराबर हैं तो ये भी तो बराबर होंगे, है ना, एकांतर कोण के तहत। तो I1 बराबर किसके हो जाएगा, I2 के। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना, पक्का। आगे बढ़ लें, इसको रफ कर दें। ये था, ये पूरी घटना जो है हमारे पास, ये है कांच के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये उसके आगे का हम लोग केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना। हम लोगों ने देखो लास्ट टर्म पे फॉर्मूले देख रखे थे, है ना, कि साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक, है ना। साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, n होता है। कोई डाउट है क्योंकि नहीं। अब बात आती है यार ये अपवर्तनांक है किसका, तो ये है उस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। n क्या है, n उस माध्यम का अपवर्तनांक है जो कि अपने साथ अपवर्तन कोण बना रहा है, ठीक है। यानी उस माध्यम का अपवर्तनांक है जो कोण R को बना रहा है। क्लियर? समझ में आ रही बात? देखो आगे, जैसे ये रही हमारे पास माध्यम, है ना, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। क्लियर? ये हो गया कोण I और ये हो गया कोण R। इसको मान लेते हैं पहला माध्यम, इसको मान लेते हैं दूसरा माध्यम, ठीक है। अगर उसी तरीके हम इसको मान लेते हैं पहला माध्यम, इस कांच को मान लेते हैं दूसरा माध्यम, तो नीचे फिर से पहला माध्यम ही होगा, क्योंकि भाई कांच के चारों तरफ अगर कोई चीज होगी तो होगी वायु। हम स्पेशल केस पे बना नहीं रहे, नीचे पानी लगा दे रहे, है ना। तो इसका मतलब है जो कोण I बन रहा है वो पहले माध्यम का कोण है और जो कोण R है वो दूसरे माध्यम का कोण। क्लियर? तो भाई इस केस में हम लिख सकते हैं अगर कोण I पहले माध्यम का है और ये दूसरे माध्यम क्या है, तो 1n2 हो जाएगा, है ना, 1n2। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर है नहीं? तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है बेटा, तो यहाँ पर तो ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण, ठीक है। यानी साइन
I1 अपॉन साइन R1 बराबर n हो जाएगा, n12 होगा या नहीं होगा? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब जरा ध्यान से देखो भाई, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखो जो R2 है, अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन देखें, ध्यान से देखना, अगर हम इस लाइन के ऊपर का हम छोड़ दे, खाली नीचे वाला लेते हैं, तो जो R2 है यह आपका आपतन कोण की तरह काम करेगा और ये आपका अपवर्तन कोण की तरह काम करेगा। यानी कि अगर हम इसको ये ले लेते हैं कि साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल सॉरी I1, क्लियर है? क्या हो जाएगा? I2 देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2n1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। अब देखो इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो भाई अगर ये दोनों अनुपात बराबर, ठीक है, तो इसको अगर हमें लिखना है तो हमारे पास कोण I और R ये दोनों ही बराबर होंगे। I1 I2 बराबर है इसके तहत, है ना? तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो अब अगर इसको हम घुमा देते हैं, क्या करें? इसको घुमा देते हैं, क्या लिखना है? साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? भाई इसका जस्ट उल्टा ही तो किया है। तो दिक्कत है? नहीं। तो कंफ्यूजन है? नहीं ना? आगे देखते हैं। तो भाई ये चीज इतना लिख दिया, तो दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो इस फॉर्मूले से देखो, इससे देखो भाई, ये तो हमने लिख लिया है 1n2, यहाँ से क्या आ गया भाई हमारे पास? 1n2 आ गया। क्लियर है नहीं? यहाँ से क्या आ गया? 1n2 इसकी जगह पर बीच में बराबर, और इसकी जगह पर हम लोगों ने क्या निकाला है? 1 अपॉन 2n1, है ना? क्योंकि R2 अपॉन I2 करके था, बट हमें चाहिए क्या था? I2 अपॉन R2। तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया? 1 अपॉन 2n1। ये आपके एक फॉर्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट है, नोट करो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसको नोट करना है आपको, इसे नोट करना है बस। इससे रिलेटेड हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला बहुत ध्यान से नोट करना। कितनी चीज समझ में आई या नहीं है? नोट हो गया? चलो, अपवर्तन के नियम आपको पता है ना? उसी दिन डिस्कस हो गए थे लास्ट क्लास में ही। अब चलिए देखते हैं। अपवर्तन नियम हो गए थे ना? चलो देखते हैं। हाँ, अब आते हैं हम लोग अपवर्तनांक, ठीक है? अब क्या आ जाती है हेडिंग हमारे पास? अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेलिंग सही, राइटिंग सही है ये नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? ध्यान से देखो। अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक सिर्फ इतना बताता है कोई माध्यम प्रकाश किरण को कितना ज्यादा अपने वास्तविक मार्ग से विचलित करेगा, ठीक है? बस यही इतना काम है अपवर्तनांक का, और कुछ नहीं, ठीक है? तो दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? चलो आगे बढ़े। देखा छाप रहे यार,
देखो आपको पता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से जाती है ना, ये रहा आपका कोई माध्यम है ना, तल रहा ये, ठीक है, नीचे रहा दूसरा माध्यम, ऊपर रहा पहला माध्यम, ठीक है। ध्यान देना क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां सीधा रहेगा कि सापेक्ष अपेक्ष करके नाम देगा और माध्यम एक माध्यम दो नहीं कहेगा, वहां पर कहेगा वायु में से प्रकाश किरण चलकर जल में जा रही है तथा वह अपने मार्ग से इतने डिग्री कोण पर विचलित हो रही है, तो बताओ आपतन कोण इतना, अपवर्तन कोण इतना, बताओ इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, ये निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये चीजें आपको इस तरीके से 1 2 करके अगर दे रहा है माध्यम एक माध्यम दो होत रही है, ठीक है। माध्यम में एक की जगह वायु मिलेगा आपको, यह निर्वात मिलेगा। निर्वात मतलब वैक्यूम स्पेस अंतरिक्ष, जहां पर कोई माध्यम ही ना हो उसे कहते हैं निर्वात, ठीक है। जिस जगह पर कोई माध्यम ना हो उसे हम क्या कहेंगे, निर्वात, यानी बिल्कुल खाली जगह, ठीक है। समझ में आ रही बात है? हूं कर रहे हो और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इधर है नहीं तुम्हारा, ठीक है। अब देखो आपतित किरण जब भी आएगी इस पे, है ना, अगर आपतित किरण आपकी आ रही है तो आपको पता है जिस बिंदु पर गिरेगी ये क्या होगा आपका आपतन बिंदु, ठीक। अब इस बिंदु पर एक लंब खींचोगे आप, है ना, क्लियर है ना। इस बिंदु पर क्या करोगे आप, लंब खींचोगे, क्लियर है नहीं। और जब लंब खींचोगे तो ये आपका दूसरे माध्यम में जाएगी तो कुछ अपने वास्तविक मार्ग इसका ये रहा, पहले माध्यम में अभिलंब के साथ कोण आई बनाएगी, ठीक है। दूसरे में अब ध्यान देना डिपेंड करता है पहला माध्यम ज्यादा सघन है या दूसरा माध्यम ज्यादा सघन है, क्लियर। अगर दूसरा माध्यम है भाई विरल और पहला माध्यम है सघन, क्लियर। विरल मतलब इस माध्यम के अणु दूर दूर, सघन मतलब पहले माध्यम के अणु बहुत पास पास है, तो भाई जहां पर अणु दूर दूर है वहां पर प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी तो प्रकाश की किरण जो है वास्तविक मार्ग से दूर हट जाएगी, ये बन जाएगा क्या बेटा, कोण आर। कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर ये क्या होता है बेटा, 1n2, ठीक है। मतलब जिस माध्यम में आपतन कोण बना है उस माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में अपवर्तन कोण बना है उस माध्यम का अपवर्तनांक n प्रदर्शित करता है, क्लियर है, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं। यानी ये माध्यम 1 क्या बता 1 2 क्या बता रहा है कि माध्यम एक के सापेक्ष, क्या माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, ठीक है। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, इतनी बात ध्यान से लिख लेना इस चीज को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है अपने शब्दों में लिख लेना इसको, किसका अपवर्तनांक है, माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब क्या है कि दूसरे माध्यम का, है ना, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। ध्यान देना पहले का नहीं है, पहले के तुलना में, ठीक है, पहले की तुलना में दूसरे में कितना दम है वो बता रहा है, क्लियर है। प्रकाश को अपने वास्तविक मार्ग से घुमाने की ताकत पहले के हिसाब से दूसरे में कितनी है वो चीज बता रहा है कौन, अपवर्तनांक। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब इसी चीज को देखो अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। अब ये 1n2 जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ध्यान से देखो। ये है बेटा दूसरे माध्यम के सापेक्ष निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे निर्वात के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। समझ में आ रही बात है, नहीं समझ में आई, पक्का आ रही है, पक्का, हाँ। अब देखो कैसे आ रही है बता रहे हैं, है ना।
ये सब जो है बेटा निर्वात के सापेक्ष है। क्लियर? हाँ। यानी कि स्पेस से प्रकाश की किरण आ रही किसी दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, या कोई अपवर्तनांक हम निर्वात के सापेक्ष लेते हैं, ठीक है, क्लियर? अब क्या लेते हैं बेटा? निर्वात के सापेक्ष लेते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पर जो हम अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं कौन सा? ये सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि किसी न किसी के साथ हम अपनी तुलना करके बता रहे हैं कि इनसे ज्यादा पावर हमारी है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? यहाँ पर जो ये दो माध्यम लिखे गए हैं, ये दूसरे माध्यम का कहना है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये दूसरे माध्यम के स्टेटमेंट है। पहले से ज्यादा पावरफुल है, पहले के हिसाब से हम इतने ज्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। इसका क्या कहना है कि हम पहले वाले के हिसाब से इतने पावरफुल हैं, प्रकाश को हम इतना मोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर दो व्यक्ति को खड़ा कर दें, एक बहुत मोटा हट्टा कट्टा, दूसरा है बहुत पतला सा, तो पतला वाला क्या करेगा? इनके हिसाब से बहुत तेज दौड़ते हैं, है ना, उससे पतला ले आओ। और खासकर आदमी की जगह आप क्या कर दो? बच्चे कर दो, है ना, जो 15-16 साल का, 12-13-14 साल के बीच में आता है ना, बहुत दौड़ते हैं बच्चे। अब वो बच्चा कहेगा नहीं, इन दोनों के जिससे ज्यादा तेज तो हम ही दौड़ते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? सापेक्ष की घटना हो गई। जैसे 3-4 लोगों को लाइन से खड़ा कर दें, लाइन वाइज हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो पहला कहेगा यार इनके सापेक्ष मेरी हाइट कम है, तो जो दूसरा वाला होगा वो क्या कहेगा? जैसे मान लेते हैं हम लोग इस तरीके से हमने कई सारे लोगों को खड़ा कर दिया, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब ये वाला क्या कहेगा कि भाई दूसरे के सापेक्ष मेरी हाइट कम है। दूसरा वाला क्या कहेगा? तीसरे के सापेक्ष तो मेरी हाइट कम है लेकिन पहले से ज्यादा है ना। इसी तरीके से तीसरा कहेगा, चौथा क्या कहेगा? भाई सिर्फ 5वें के हिसाब से देखा जाए तो मेरी हाइट कम है, बाकी सबसे ज्यादा है। और ये जो 5वां होगा ये क्या कहेगा? मेरी हाइट सबसे ज्यादा, इन सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर इसी के बगल में कोई इससे बड़ी हाइट का व्यक्ति आ जाए तो क्या ये ज्यादा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, है ना। एक मिनट, चल रहा है, बंद हो गया, चलो देखते हैं आगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं? पक्का? तो यहाँ पर आपने अभी देखा कि जितने लोगों की मैंने हाइट की तुलना करवाई वो सब एक दूसरे के हिसाब से कर रहे हैं। जब कोई चीज हम एक दूसरे के हिसाब से करते हैं उसको कहते हैं सापेक्ष। क्लियर है? लेकिन अगर कोई कहते मैं इतना लंबा हूँ, बस मुझे इससे मतलब नहीं है कौन मुझसे छोटी हाइट का है कौन मुझसे ज्यादा हाइट का है, बस मैं अपनी हाइट देख रहा हूँ, हाँ भाई मैं इतना लंबा हूँ, मैं उसी में संतुष्ट हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा निरपेक्ष। क्लियर? तो मतलब हम किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक दो टाइप का होता है, ध्यान रखना। एक तो होता है सापेक्ष और एक होता है आपका निरपेक्ष। क्लियर है? सापेक्ष और निरपेक्ष करके दो अपवर्तनांक होते हैं। सापेक्ष मतलब किसी से तुलना, है ना, किसी से तुलना। क्लियर? निरपेक्ष मतलब किसी से तुलना नहीं, ठीक है, किसी से तुलना ना करना। क्लियर? बस ये इतना होता है निरपेक्ष। क्लियर है? निर्वात क्या होता है? एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती प्रकाश के अलावा, ठीक है। एग्जिस्ट मतलब कि वहां पर आप वायु नहीं है, कोई माध्यम नहीं, अगर आप चलोगे तो आपको कोई अड़चन नहीं आएगी चलने में, और आप चल भी नहीं पाओगे क्योंकि जमीन ही नहीं है ना। पता लगा उधर से पत्थर उड़ता हुआ आ रहा है, तुम पहले घबरा रहे हो क्योंकि तुम भाग भी नहीं सकते हो कि भाग जाओगे चल के, है ना। भाई जमीन पे होगे, गुरुत्वाकर्षण होगा, क्या होगा? आप जो है एक स्थान से इधर से आ रहे इधर मुड़ गए, अब वहां तो नीचे जमीन ही नहीं है तो चलोगे कैसे, है ना। ये भी एक खतरा रहता है। तो इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? पक्का? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। आगे बढ़ जाए। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक उम्मीद समझ में आ गया होगा, है ना।
क्लियर। अब इस पे कुछ उदाहरण है आप लोग के, है ना, क्वेश्चन है यानी यहाँ की प्रश्न है, इनको आपको करना है, ठीक है। इन पे क्या है, कुछ सवाल है, उन्हें हम लोग को हल करना है। हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखा है बेटा कि ये जो होता है 1n2 है ना, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लिखते हैं, क्लियर है। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाती है, क्लियर। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो 1n2 है ना, ये बेसिकली क्या है, ये है साइन आई बटे साइन आर, क्लियर है ना। ये क्या है, साइन आई बटे साइन आर। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या नहीं? नहीं है ना। साइन आई क्या है बेटा, पहले माध्यम बना अपतन कोण है, और साइन आर क्या है, तो आर जो है दूसरे माध्यम बना अपवर्तन कोण है, क्लियर है। तो इस पर एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री होते हैं। तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती, ठीक, तो आपतन कोण कितना बन रहा है बेटा आपका 45 डिग्री, और ये जो अपवर्तन कोण है ये बन रहा है बेटा 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहला माध्यम क्या है बेटा आपका, विरल माध्यम है, ठीक है, और दूसरा माध्यम क्या है आपका, दूसरा माध्यम है सघन माध्यम, क्लियर। तो कह रहा है पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। पहले के सापेक्ष दूसरे का मतलब है पहले के सापेक्ष दूसरे का, क्लियर। इसका हमें अपवर्तनांक निकालना है। हमें पता है कि आपतन कोण की ज्या, है ना, क्या पता है, आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या माध्यम का अपवर्तनांक होता है। आई हमें कितना दिया गया, ध्यान देखो, तो आई हमको दिया गया 45, आर बराबर कितना दिया गया है 30। तो साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, है ना। तो 1n2 क्या आ जाएगा, यहाँ साइन आई की जगह 45 रख सकते हैं, आर की जगह हम लोग साइन 30 रख सकते हैं। अब त्रिकोणमिति में आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि साइन 45 का मान और साइन 30 का मान याद करवाया था, है ना। तो याद तुम लोग किए नहीं हो। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, और साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक, 1n2, क्लियर। तो 1n2 क्या हो गया बेटा, 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 2/√2, इससे काटेंगे ऊपर क्या रख जाएगा बेटा, रूट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि भाई 2 को लिख सकते हैं 2√2 √2 × √2 अपॉन √2, एक √2 कट के कितना है आंसर √2, और √2 का आंसर आपको पता है क्या होता है 1.414, है ना। उठा के रख दो, क्या आ गया 1n2 = 1.414। ये क्या गया, पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इतनी बात क्लियर है ना। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आगे बढ़ जाए। समझ में आया भी या नहीं आया, पक्का कोई दिक्कत नहीं ना। इसका जो दूसरा आपको एग्जांपल लगाना है वो घर से लगा के लेकर के आना है, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, इसको नोट कर लो इसी तरह से, ठीक है। इसको पॉज करो।